हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लासेस। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको आप पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, वंडर बॉल है ये, वंडर बॉल्स इक्वेशन ऑफ n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज गिवन बाय p प्लस n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर मल्टीप्लाई में है v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम एंड t इज टेम्परेचर। और हमें a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन क्या गिवन है आपको। इक्वेशन है p प्लस एन स्क्वायर a अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब आपको पता है कि सेम डायमेंशन की ही जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वही ऐड हो सकती हैं, तो p और यानी प्रेशर और इस टोटल का एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, इनका डायमेंशन सेम होगा। p का डायमेंशन सेम है, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इसका भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ से हम a का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, p के यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर के लिए डायमेंशन क्या होता है, m l माइनस वन टी माइनस टू। पता है ना प्रेशर का क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है m l t माइनस टू और ये एरिया है। एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, ये वाला l ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा m l माइनस टी माइनस टू। ठीक है, m l माइनस वन टी माइनस टू ये डायमेंशनल फार्मूला होता है प्रेशर का। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिख दो यहाँ पर। n क्या है, देखो यहाँ पर n है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल के लिए क्या था, MOL लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर E नहीं लगाते हैं, MOL ही लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ तो MOL का होल स्क्वायर यानी मोल का स्क्वायर हो गया ये, और A है, नीचे है V क्या है यहाँ पर हमारे पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम लिखेंगे L की पावर 3 और ये स्क्वायर है तो L की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो L की पावर 6 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए इसको L स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएंगे और मोल स्क्वायर को डिवाइड में ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m l माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, ये 6 यहाँ पर ले गए और मोल स्क्वायर नीचे आ जाएंगे यहाँ पर डिवाइड में, और ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा a का। अब इसको सॉल्व कर लो, m l की पावर 5 हो जाएगा, देखो 6 माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, और ये मोल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है a का। ठीक है, अब देखिए अब b का भी निकालना है। b का हम कैसे निकालेंगे, अब देखो ये क्वांटिटी देखो, अब v माइनस एन बी है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम और एन बी इनका डायमेंशन सेम होगा, तभी तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। v और एन बी इनका डायमेंशन सेम है। v क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए लिखेंगे l की पावर 3, और n है यहाँ पर मोल, मोल के लिए MOL लिखिए, और ये b है। अब देखो ये मोल नीचे चला जाएगा तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा l की पावर 3 और मोल इनवर्स। ठीक है, ये b का आ गया है और ये a का। अब देखिए हम टॉपिक पढ़ते हैं, डिड्यूसिंग। आप यहाँ पर एक टॉपिक का नाम लिखना, डिड्यूसिंग फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये डायमेंशनल है, हम डायमेंशनल एनालिसिस करके
एक फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है और आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। इफ एनी पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, ये h है, n नहीं है ये h, then time taken by it to reach the ground depends on that height and acceleration due to gravity. Using dimensional analysis, deduce formula for that time. ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक टावर है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, उसने एक बॉल है वो नीचे ड्रॉप कर दी ग्राउंड में। ठीक है, ये घास है यहाँ पर नीचे, ये बॉल उसने नीचे ड्रॉप कर दी है। तो इस बॉल को ज़मीन पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो इस टावर की हाइट पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी पे डिपेंड करता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, उस टाइम जो टाइम टेकन होगा ना इस बॉल के, जो बॉल कितना टाइम लेगी ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, उस टाइम का हमको फॉर्मूला निकालना है। अब देखिए क्या लिखा है आपके पास, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है। इफ एनी पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, then time taken by it to reach the ground depend on that height and acceleration। ठीक है, जो टाइम है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम h जो है इसकी पावर ले लेते हैं अल्फ़ा और g की पावर ले लेते हैं बीटा। ठीक है, अब देखो हाइट है ये, हाइट के लिए हम क्या लिखेंगे l, क्योंकि हाइट क्या है एक लेंथ है, लेंथ के लिए हम l लिखते हैं और पावर है इसकी अल्फ़ा। ठीक है, पावर अल्फ़ा हो गई। और g क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो वो कैसा भी एक्सेलरेशन हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, डायमेंशनल फार्मूला LT-2 ही आएगा ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए लिखेंगे हम LT-2 और पावर क्या है बीटा, और ये टाइम के प्रोपोर्शनल है। टाइम के लिए क्या लिखते हैं हम, t लिखते हैं और t की पावर 1 है, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है या फिर इक्वल टू ही लिख लो, और l की पावर हो गई है अल्फ़ा, और इनको हम सेपरेटली लिखेंगे पावर के साथ, तो ये आ जाएगा l की पावर बीटा और t की पावर -2 बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पावर है ये ऐड हो जाएगी, l अल्फ़ा प्लस बीटा एंड ये आ जाएगा t की पावर -2 बीटा, और इस साइड क्या है t है, सिर्फ टाइम के लिए सिर्फ t होगा। अब देखो टाइम है सिर्फ तो उसमें हम t ही लिख सकते हैं, ml की पावर 1 और l और m की पावर 0, ये हम टाइम के लिए लिखेंगे। तो यहाँ इसको mlt की फॉर्म में लिख दो, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। ठीक है, देखिए हमारे पास इस साइड में m टर्म नहीं दे रखा है। ठीक है, मास का कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मास का टर्म हटा देंगे। यहाँ पर सिर्फ l और t है तो यहाँ पर सिर्फ हम l और t को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए l की पावर है अल्फ़ा प्लस बीटा और l की पावर है t की पावर है -2 बीटा। ठीक है, अब देखिए इनको अब कंपेयर कर देंगे। ठीक है, l की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा को हम कंपेयर करेंगे l की पावर 0 के साथ। ठीक है, l की पावर यहाँ पर क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और इक्वल टू में क्या है इस साइड l की पावर 0। एक इक्वेशन ये आ गई है और दूसरी इक्वेशन क्या होगी टाइम वाली, t की पावर है यहाँ पर -2 बीटा और इस साइड क्या है t की पावर 1 है, तो हम इसको 1 से इक्वेट कर देंगे। ये दो इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं इस पार्ट को। तो यहाँ देखिए बीटा क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है,
और यहाँ पर जो -1/2 है इसको हम इस बीटा की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है। यहाँ पर बीटा की पावर को रिप्लेस करेंगे तो -1/2 इज इक्वल टू 0। ये -1/2 इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो अल्फ़ा आ जाएगा +1/2। ठीक है, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो टाइम है उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए ये है, ठीक है, इसको हम अल्फ़ा और बीटा की पावर से रिप्लेस कर देंगे जो हमारे पास सॉल्व करके आई है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एच और जी के, और एच की पावर क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, 1/2, तो यहाँ पर एच की पावर 1/2 लिख दिया। और जी की पावर क्या है, बीटा है। बीटा किसके इक्वल आया है, -1/2 के। ठीक है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा h/g के। ठीक है, आपको पता ही है कि जो रूट होता है, रूट मतलब क्या होगा, जहाँ भी रूट लिखा होता है उसका मतलब उस वेरिएबल की पावर क्या है, 1/2 है। और यहाँ पर g है, g -1/2 है, इसकी पावर माइनस मतलब कि नीचे आएगा, और 1/2 पावर मतलब अंडर रूट भी आएगा इसमें। ठीक है, वैसे एक्चुअल फार्मूला आपको पता होगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एक्चुअल फार्मूला होता है इसका, यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा इसको रब करके। एक्चुअल फार्मूला होगा इसका t इज इक्वल टू √2h/g। ठीक है, अभी देखिए आपने इतने लंबे मेथड से उस क्वेश्चन को किया था, उसमें क्या गिवन था आपको, टाइम प्रोपोर्शनल है h और g के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि h और g को हम इस तरह अरेंज करेंगे ताकि इन दोनों का जो हमारे पास डायमेंशन है वो टाइम के इक्वल आए। ठीक है, हमें इसे प्लस करें, माइनस करें, या फिर डिवाइड करें, मल्टीप्लाई, मतलब कुछ भी करें, स्क्वायर करें, अंडर रूट करें, क्यूब करें, ठीक है, उनका जो डायमेंशन है वो टाइम के इक्वल आना चाहिए। अब देखो h क्या है, हमारे पास हाइट है, हाइट के लिए हम लिखते हैं l। ठीक है, और g है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसके लिए आ जाएगा l t-2। ठीक है, अब देखो हम इसको h/g करते हैं एक बार। ठीक है, तो ये क्या आएगा, l डिवाइड में l t-2, l से l कैंसिल हो जाएगा, t की पावर ऊपर जाएगी, ये t की पावर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, -2 था ना, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, h/g हो जाएगा, और ये 2 जब इस साइड आएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको टाइम मिल गया है। ठीक है, √h/g का डायमेंशन टाइम होता है। अब देखिए इसी को अगर हम g/h करके देखते, g/h, अब देखो g क्या है, l t-2 है, और h क्या है, l, ये l से l कैंसिल हो गया, t-2 इज इक्वल टू, सॉरी ये रूट में नहीं आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू g/h। ठीक है, t-2 बचा है ना इधर, वो मैंने यहाँ लिख दिया है t-2 इज इक्वल टू g/h। अब देखो ये टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम वैसे है लेकिन t की पावर यहाँ पर 1 आनी चाहिए थी, लेकिन पावर क्या है यहाँ पर, -2। ठीक है, यानी कि टाइम और h/g और ये अंडर रूट में, इनका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, जिन बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आया तो वो उस लंबे मेथड को ही प्रेफर कर सकते हैं। ये MCQ सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड बेस्ट होता है, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, टाइम इसमें सेव होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ
then net force on particle towards its center depends on mass of particle, radius of circle, speed of particle and इससे हमको फॉर्मूला डिड्यूस करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले आपको गिवन है कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और इसका जो सर्कल है इसका रेडियस r है और जो पार्टिकल है उसका मास m है। ठीक है, और फोर्स बता रखा है m v और r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो m की पावर ले लेंगे हम अल्फ़ा। ठीक है, या फिर b ले लो। ठीक है, a b c ले लेते हैं, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। f क्या है? फोर्स है। फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l t माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू, ये मास है, मास का पावर a आ जाएगा। वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1 लिखेंगे और पावर है b और c क्या है यहाँ पर हमारे पास, यानी ये r क्या है? r रेडियस है और रेडियस लेंथ होती है और पावर है यहाँ पर c। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, m l t माइनस 2। ठीक है, m की पावर a। अब देखो ये l और ये l ऐड हो जाएंगे। अब देखो ये b है ना, ये l के साथ यहाँ लिख देते हैं हम b और t के साथ भी यहाँ लिख देते हैं माइनस b। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं l की पावर c और l की पावर b को, तो ये आ जाएगा b प्लस c। ये बात तो मैंने आपको काफ़ी बार बताई है कि जो बेस होता है वो अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, t की पावर माइनस b है। ठीक है, अब देखिए सेम प्रोसेस करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इक्वेट करनी है पावर को। m की पावर यहाँ पर क्या है? 1 है, l की पावर भी 1 है, t की पावर माइनस 2 है। ठीक है, m की पावर a है, तो m की पावर a इज इक्वल टू, यहाँ पर m की पावर क्या है? 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास l की पावर। अब देखो l की पावर इस साइड क्या है? b प्लस c है, l की पावर है b प्लस c और इस साइड है l की पावर 1। ठीक है, एक ये इक्वेशन बन गया है। और t की पावर देखिए, इस साइड है t की पावर माइनस b और यहाँ पर है माइनस 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में हम b की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, ये 2 इस साइड जाएगा, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। ठीक है, अब इस वाले रिलेशन में हम a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v r और m की पावर क्या है? a है और a की वैल्यू क्या आई है? 1। ठीक है, v की पावर है b और b की वैल्यू क्या आई है? यहाँ पर 2 आई है। r देखिए, r की पावर c है और c की वैल्यू आई है माइनस 1। ठीक है, यानी m की पावर 1, v की पावर 2 और r की पावर माइनस 1 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम सही से लिखे तो m v स्क्वायर और ये r माइनस 1 है इसकी पावर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई r। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स डिपेंड अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ऑफ दैट मीडियम एंड डेंसिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंड बता रखी है? यंग्स मॉड्यूलस एंड रो। ठीक है, यंग मॉड्यूलस की पावर ले लेते हैं a और रो है डेंसिटी, इसकी पावर b ले लेते हैं। ठीक है, रो की पावर b। अब देखिए यंग मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन
स्ट्रेस क्या होगा, F अपॉन ए यानी फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और ये नीचे है तो ये जो टर्म है वो भी उल्टा हो जाएगा। वैसे स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है ना, लेकिन स्ट्रेन डिनोमिनेटर में है तो ये वाला टर्म भी ऐसे उलट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये लेंथ और लेंथ तो कैंसिल हो जाएगा। हमको पता है कि जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस होता है, तो बचा क्या, F और A, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि प्रेशर और यंग्स मॉड्यूलस इन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला वो सेम होता है। ठीक है, अब देखो V क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर LT-1 इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, प्रेशर वाला ही, mL⁻⁻1 और T⁻⁻2। m की पावर क्या है 1 है, L⁻⁻2 और T⁻⁻2, और इसकी पूरी पावर a है। और ये दूसरा क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL-3। ठीक है, पता है ना आपको, मास और वॉल्यूम होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए L⁻3, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे mL-3। ठीक है, और इसकी पावर b होगी, इसको सही से लिख देते हैं इस साइड से। वेलोसिटी है तो LT-1 हो गया, यंग्स मॉड्यूलस के लिए लिखेंगे हम mL-1 T-2, और पावर है a, और दूसरा क्या था, डेंसिटी mL-3 और पावर है b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, LT-1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, देखो m की पावर हो गई यहाँ पर a। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, m की पावर b है, तो ये ऐड हो जाएगा, m की पावर a प्लस b हो गई। ठीक, नेक्स्ट है l, l देखो यहाँ पर है -1 और ये है -3b, माइनस ए है ना, ये l माइनस ए पावर हो जाएगी, और ये प्लस में आएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3b, और t का सिर्फ इस वाले में है तो ये आएगा T⁻⁻2a। अब पावर को हम कंपेयर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर m तो है 0, ठीक है, mLT के फॉर्म में लिखूँ यहाँ पर, तो m0 L⁻1, ठीक है, और T⁻⁻1 है, तो यहाँ पर a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक, तो ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन देखिए, अब l के लिए देखते हैं, l की पावर इधर क्या है, -a-3b इज इक्वल टू यहाँ पर है 1, और बस यही है। और t की पावर देखो, t के लिए है यहाँ पर -2a इज इक्वल टू यहाँ पर है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, a तो आ गया यहाँ से। अब इस वाले इक्वेशन में हम a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये 1/2 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा -12। ठीक है, अब देखो इनसे ही निकल गई हमारी ये फॉर्मूला। तो अब देखिए a और b की जगह रख देते हैं, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके यंग्स मॉड्यूलस और डेंसिटी के। यंग्स मॉड्यूलस की पावर ली थी हमने a, और डेंसिटी के लिए b, a की पावर क्या है 1/2, सॉरी a की वैल्यू है 1/2, और जो b है उसकी वैल्यू है -1/2, b इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो रो है वो नीचे चला जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी 1/2 है तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा ना, पावर 1/2 है तो अंडर रूट आता है y/रो। यहाँ से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड। अब देखिए आपके पास अगला सवाल है, कैन वी टेक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
speed of light and Planck's constant as fundamental quantities in a new system of unit। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्वांटिटीज़ एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है उनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब देखो एक कांस्टेंट दे रखा है जी, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू m1 m2, ठीक है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है, m LT माइनस 2 आ जाएगा, ये आर स्क्वायर इधर ले जाएंगे हम, L की पावर 2, ठीक है, और ये g और ये m स्क्वायर होगा तो m स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा m की पावर -1 L3 t की पावर -2। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो आता है m -1 L3 एंड t -2। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, LT -1 और नेक्स्ट गिवन है आपको प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको पता है ना एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। ई यहाँ पर है एनर्जी ml2 t-2 आएगा और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम, तो यहाँ पर ये टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड जाके, यहाँ आ जाएगा h इज इक्वल टू ml2 t-1। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया है ml2 t-1। ठीक है, अब देखिए g यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक्स कांस्टेंट, अगर इनमें कोई रिलेशन होगा तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट होगी कोई भी क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो उनको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं g इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h इंटू सी। ठीक है, ये रिलेशन है जैसे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि क्या कोई रिलेशन आता है इनके बीच में। तो हमने एग्जाम्पल के लिए इसको वेरीफाई करने के लिए एक रिलेशन बनाया है, g इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h इंटू सी। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए है। g यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन था m -1 L3 और t -2। यहाँ पर है h की पावर ले लेते हैं हम a, और जो c है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इसकी पावर ले लेते हैं b। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन आएगा m L2 t-1 और पावर है a, और ये स्पीड है LT-1 आएगा इसका, और पावर क्या है b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, m -1 L3 t-2 इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर 2a और t की पावर -a। ये l की पावर 2a हो गई और t की पावर क्या है -a। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको एक्सपेंड कर लेंगे, l की पावर b और t की पावर -b। अब देखिए m और m तो यहाँ पर सिर्फ अकेला है, l और t इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। m की पावर a हो जाएगा, l है 2a प्लस b और t की पावर -a -b, ये इक्वल किसके हैं, m -1 l की पावर 3 और t की पावर -2 के इक्वल। ठीक है, अब m की पावर को हम कंपेयर कर लेते हैं, a की पावर हो जाएगी, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, अब l यानी कि लेंथ की पावर को कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन आता है 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, और एक इक्वेशन आएगी हमारे पास -a - b इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू -1 है। ठीक है, इस a की वैल्यू को हम यहाँ इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए a की जगह -1 रखेंगे प्लस b इज इक्वल टू c, यह आ जाएगा -2 प्लस b इज इक्वल टू c।
यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, और अब देखिए इस इक्वेशन में हम रखेंगे b की वैल्यू को ताकि वेरीफाई हो जाए। LHS इज इक्वल टू RHS अगर इक्वल आ गया तो ये जो रिलेशन है वो सही होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो क्वांटिटीज़ है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या फिर नहीं है। ठीक है, -a माइनस बी इज इक्वल टू -2 है। -a की जगह हम यहाँ रखेंगे -1, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे इज इक्वल टू -2। ठीक है, इनको सॉल्व कीजिए। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -5 इज इक्वल टू -2। ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -2। अब बताओ क्या -2 और -4 क्या ये इक्वल है? तो ये इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो इससे हम ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन हमने बनाया है इनमें ये गलत है और ये तीनों क्वांटिटीज़ कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट होगी तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं हम। GHC do not have any relation so these three can be taken as fundamental quantities। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल है, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज। डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का बताना है हमको इन तीनों के टर्म्स में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड और प्लैंक्स कांस्टेंट के। ठीक है, अब देखिए जो लेंथ है वो डिपेंड किस पे कर रही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट पे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है m-1, L3 और T-2। h का देखिए यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का m, L2, T-1, और स्पीड ऑफ लाइट के लिए होगा LT-1। ठीक है, अब देखो g की पावर ले लेते हैं a, h की पावर ले लेते हैं b, और जो ग्रेविटेशनल ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इसकी पावर ले लेते हैं c। ठीक है, L इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिखिए m-1, L3, T-2 पावर a है, प्लैंक्स कांस्टेंट का m, L2, T-1 पावर है b, और स्पीड ऑफ लाइट के लिए LT-1 और पावर क्या है c। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आ जाएगा m-a, L3a और T-2a। यहाँ देखिए m-b, L2b और T-b, और ये हो जाएगा L की पावर c और T की पावर -c। अब m वालों को साथ में रख लो, L को साथ रख लो और T को भी साथ रख लो। m-a प्लस b हो जाएगा, L है
इसके लिए आएगा 3a प्लस 2b प्लस c, और टाइम के लिए होगा -2a -b -c, और यहाँ पर ये l है। MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो इस वाली साइड है यहाँ पर आएगा m0 l1 और t की पावर भी 0। ठीक है, यहाँ से आप इक्वेशन बना लीजिए। अब m है, m की पावर देखो -a प्लस b, और इस साइड क्या है m की पावर 0, यानी कि b इज इक्वल टू a हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास l के लिए, देखिए 3a प्लस 2b प्लस c, ये किसके इक्वल आएगा, l की पावर क्या है 1 है, और हमारे पास ये टाइम वाली है -2a -b -c, और यहाँ पर टाइम की जो पावर है वो 0 है, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू a के बराबर है, तो यहाँ पर b की जगह a रख लीजिए आप, 3a, b की जगह a रखेंगे तो ये 2a हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 5a प्लस c इज इक्वल टू 1, और यहाँ देखिए -2a -b, ठीक है, b की जगह हम a रखेंगे, -c इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो -3a -c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 3a। ठीक है, ये जो -3a ये इस साइड गया तो +3a हो गया, लेकिन ये -c था और ये माइनस वाला साइन इस साइड चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए c की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, 5a प्लस c की वैल्यू क्या है -3a इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू है 1/2, a की वैल्यू 1/2 आई है, तो b की वैल्यू होगी वो भी 1/2 ही आएगी, क्योंकि a और b इक्वल है। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू भी 1/2, एंड अब हमें निकालना है c कैसे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हम रख देते हैं a और b की वैल्यू, 3 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 1, ये कट जाएगा ऐसे, 1.5 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा आपके पास 2.5 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू ये 2.5 इस साइड जाएगा, 1 - 2.5 होगा। इस वाले को पोर्शन को रब कर देती हूँ मैं। तो देखिए c इज इक्वल टू 1 - 2.5 है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1.5 माइनस में, ओके, c इज इक्वल टू -1.5 आ गया। a की वैल्यू आ गई है 1/2 और b की वैल्यू आई है 1/2। अब देखो ये 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.5 को -3/2 लिख सकते हैं। ये तो हो गया है a b c की वैल्यू निकल गई। अब हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि क्या निकलेगा। आपने ये नोट कर लिया होगा, इस वाले पार्ट को रब कर देती हूँ मैं। देखिए इक्वेशन क्या थी, ये हमने रिलेशन बताया था L G H और C A B C पावर। ठीक है, L डिपेंड कर रहा है G पे, A की वैल्यू क्या आई है 1/2, H B की वैल्यू क्या आई है 1/2 एंड
सी की वैल्यू आई है -3/2, ठीक है। अब देखिए आपको पता है 1/2 मतलब क्या है, आधी पावर। आधी पावर के लिए हम क्या लिखते हैं, ये अंडर रूट का साइन लगाते हैं ना हाफ पावर के लिए। तो इन सब का जो पावर है वो क्या होगा, 1/2 को हम ऐसे लिख देंगे अंडर रूट में जी और एच, ठीक है। इनका काम तो हो गया। अब ये देखिए जो सी है, सी की पावर क्या है -3/2। इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो -3 और 1/2। 1/2 मतलब तो ये इस अंडर रूट के अंदर ही आएगी, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगी। और माइनस का मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। और पावर क्या है इसकी 3, तो ये रिलेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। जी एच और सी का जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो इससे हमको लेंथ का डायमेंशन मिलेगा। होप आपका भी सही हुआ होगा ये, तो इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन है, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, ये एफ मतलब है फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि गिवन क्या है हमको। गिवन है फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2, एक्सेलरेशन का होता है LT-2 और टाइम का t। और फाइंड क्या करना है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। फाइंड एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला करना है, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, mL2T-2। तो हम इन तीनों डायमेंशन को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि हमें ये रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। अब देखिए एफ, ए और टी, यानी कि एफ फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, इनको हम इस टाइप से अरेंज करेंगे ताकि हमें एनर्जी का डायमेंशन मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए mLT-2 लिख दिया, LT-2 एंड टी, ठीक है। अब देखो इनमें एक m है, इसमें भी एक m है, और यहाँ पर l की पावर 2 हो जाएगी जब ये वाला l और ये l जब सेम बेस है और पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। mL2 हो गया, T-2, ये l तो कैंसिल हो गया ना, अब इधर आ गया, ठीक है। और इधर बचा है T-2 एंड ये t। अब देखिए हमें सिर्फ चाहिए इतना mL2T-2, ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। इनको हम कैसे काटेंगे, अब देखिए t की पावर -2 है इधर, और यहाँ पर है t की पावर 1। अगर हम यहाँ पर t की पावर 2 कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, t की पावर -2 है इधर, और अगर यहाँ पर t की पावर 2 हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टाइम है इसकी पावर हम 2 रख देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये क्या था, फोर्स था, फोर्स, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये t है यानी कि टाइम, और टाइम की हमने पावर क्या लगाई है अपने साइड से 2 लगाई है, तो क्या डायमेंशन मिल गया हमको, FA-T²। अब हम फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि फोर्स की पावर है 1, एक्सेलरेशन की पावर है 1 और टाइम की पावर है 2। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सेकंड, ठीक है, FA-T²। अगला सवाल है आपके पास, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, दैट ऑफ मास इज 1 ग्राम एंड दैट ऑफ टाइम इज 1 मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल एनर्जी इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट।
देखिए आपको मैंने बताया था एन और यू। एन क्या है? न्यूमेरिकल नंबर होगा और यू क्या है? यूनिट। इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 क्या है हमारे पास? 10 और यूनिट क्या है? जूल है, ठीक। इज इक्वल टू N2 और U2 न्यू सिस्टम वाली यूनिट है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो लेंथ है वो 10 मीटर है और मास के लिए 1 ग्राम एंड टाइम क्या है आपके पास? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। अब देखिए 10 है, एनर्जी के लिए जूल होगा। जूल क्या होगा? देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? M L2T-2। M के लिए kg लिखेंगे, L यानी कि मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर नीचे, ठीक है। तो जूल क्या होगा? 1 kg मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2। और हमें यहाँ क्या गिवन है? 1 ग्राम मल्टीप्लाई में लेंथ होगी। लेंथ है हमारे पास 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर होगा, डिवाइड में क्या होगा? टाइम। टाइम है हमारे पास 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको पता है ना कि जूल क्या होगा? जूल होता है kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है। ये एसआई यूनिट है, यहाँ पर भी हम एसआई यूनिट में ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो न्यू सिस्टम है इसको देखने के लिए हम यहाँ पर लिख दिया है मास की जगह 1 ग्राम, लेंथ की जगह लिख दिया है 10 मीटर और टाइम गिवन है हमको 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, ठीक है। इससे हमको मिल जाएगी यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल मत लिखो, यूनिट ऑफ एनर्जी लिख लो, ये सही रहेगा। अब आपको अच्छे से समझ में भी आएगा यूनिट ऑफ एनर्जी। ये तो हो गई है एसआई यूनिट में, ये हमको गिवन है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। अब देखिए जो केजी है, मीटर है, सेकंड है, इन सबको इन टर्म्स में चेंज कर देंगे। मीटर तो यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, टाइम यहाँ पर सेकंड में है, यहाँ पर भी सेकंड है, बस किलोग्राम को चेंज करना है। तो देखिए इधर आएगा 10, ये 10 लिखा है ना, यहाँ पर आएगा 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड में 1 सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन आपको N2 और 1 ग्राम इंटू 10 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर डिवाइड में 60 स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो ये गिवन आपको 60 सेकेंड स्क्वायर, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया है, 60 का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 10, देखो इन सारे टर्म को इस साइड ले जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ N2 बचा रहेगा, क्योंकि हमें N2 की ही वैल्यू निकालनी है। तो N2 इज इक्वल टू आएगा 10 इंटू 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू, देखो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा 60 स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर
डिवाइड में ये टर्म आ जाएगा नीचे 1 ग्राम इंटू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर ये 1 सेकेंड भी है, 1 सेकेंड स्क्वायर, ये वाला टर्म का 1 सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ज़ीरो, यहाँ पर ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 10 और ये 100 आ गया इंटू 60 का होल स्क्वायर n2 इज इक्वल टू आएगा 100 इंटू 36 100, तो इसको आप लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 4 n2। ठीक है, जब हम न्यू सिस्टम में लेंथ की यूनिट लेते हैं 10 मीटर, टाइम की 1 मिनट और मास की 1 ग्राम, तब हमारे पास जो n2 होगी यानी नंबर होगा वो आएगा 36 इंटू 10 की पावर 4। अब देखिए कुछ डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस हैं, उनको देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन ओनली चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी बट कैनॉट चेक फिजिकल करेक्टनेस। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 2 लिखे या फिर 1/2 लिखे, 3 लिखे, कुछ भी लिखे यहाँ पर नंबर, तो वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से कि यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर हाफ आएगा। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से हम फाइंड नहीं कर सकते कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन एनी फार्मूला। सेम बात आ गई है कि हम उस पर्टिकुलर नंबर को फाइंड नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। नेक्स्ट है, वी कैनॉट आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, ये इक्वेशन गिवन है आपको। ठीक है, तो यहाँ से बस आप a का डायमेंशन निकाल सकते हैं कि जो y है वो a पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन साइन ओमेगा t माइनस kx ये नहीं फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला में, क्योंकि ये कैसे है? डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट है, कैनॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, एक है एनर्जी डेंसिटी और दूसरा क्या था? प्रेशर। ठीक है, इन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम आता है, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला लिखा है, फॉर एग्जांपल ml2t-2, ठीक है, ये वर्क का भी है और एनर्जी का भी है। तो यहाँ से आप फाइंड नहीं कर सकते कि जो ml2t-2 है ये वर्क गिवन है या फिर एनर्जी गिवन है। ठीक है, ये भी इसका लिमिटेशन है। तो इन कुछ पॉइंट्स को आप नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, और हमें a b c और d का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, इक्वेशन गिवन आपको x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब देखिए ये सारी क्वांटिटी ऐड क्यों हो रही है? क्योंकि इनका डायमेंशन सेम है, यानी कि x का डायमेंशन a का डायमेंशन इक्वल होगा, dt का डायमेंशन भी इक्वल होगा और ct स्क्वायर का डायमेंशन भी इक्वल होगा और dt क्यूब का डायमेंशन भी इक्वल होगा। ठीक है, इन सब का डायमेंशन बराबर है। तो यहाँ से आप a का डायमेंशन निकाल सकते हैं। x क्या यहाँ पर? लेंथ है, और t क्या है? टाइम। x लेंथ है और t है टाइम।
लेंथ के लिए हम कैपिटल L लिखेंगे, टाइम के लिए कैपिटल T। ठीक है, तो ए का देखिए, ए का डायमेंशन आ जाएगा L। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पहले इनको कंपेयर कर लिया, ए का डायमेंशन आ गया है L। ठीक है, नेक्स्ट है इन दोनों को कंपेयर करेंगे, B T और यहाँ पर है X। ठीक है, B का डायमेंशन, टाइम के लिए T लिखेंगे और ये X है लेंथ यहाँ पर, तो L लिखा यहाँ पर। ठीक है, ये T यहाँ नीचे चला जाएगा, तो B का डायमेंशन आ जाएगा LT -1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट CT² और X को कंपेयर करेंगे, X और CT² को कंपेयर किया, C का डायमेंशन और T² और यहाँ पर ये X के लिए L लिख दिया। ठीक है, इस वाले टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया, इस वाले को इस साइड लिख दिया है। अब देखो ये जो T² है यहाँ नीचे चला जाएगा, C का डायमेंशन इज इक्वल टू L/T², ये T² ऊपर आएगा तो C का डायमेंशन आ जाएगा LT -2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास X और DT³ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, X और DT³ को कंपेयर किया, D का डायमेंशन T³ यानी टाइम का, और X के लिए यहाँ लिख देंगे L। ये T³ नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो D का डायमेंशन आएगा LT -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E/G has dimension of। E है हमारे पास एनर्जी और G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M/L2T -2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होगा M-1 L⁻³ और T -2। ठीक है, इनको डिवाइड कर दो। अब आप E/G करना है ना, T⁻² से T⁻² कैंसिल हो जाएगी, L² से L² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक L बचेगा और यहाँ पर ये M-1 जब ऊपर जाएगा तो M+1 हो जाएगा और पावर हो जाएगी 2 और ये L ऊपर जाके -1 पावर होगी और टाइम का 0 होगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आएगा E/G का। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो करेक्ट आंसर है A। देखिए सवाल है आपके पास, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस R। स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स के लिए हम लिखते हैं MLT -2 डिवाइडेड बाई L इंटू L। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ML-1 T -2। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एनर्जी E से डिनोट किया है, वेलोसिटी को V से और टाइम को T से, तो ये तीनों अगर फंडामेंटल क्वांटिटी चूज की गई है, FQ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। अब देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, फोर्स के लिए हम लिखेंगे MLT -2 और लेंथ के लिए L लिखा, L से L कैंसिल और MT -2। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, और गिवन क्या है हमारे पास, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ML2T -2 और वेलोसिटी के लिए LT -1 और टाइम के लिए T ही होगा। ठीक है, ये टाइम है, टाइम के लिए T लिखेंगे। अब हमें इन तीनों को ऐसे अरेंज करना है ताकि MT² डायमेंशनल फॉर्मूला आए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है E, B और T। ठीक है, इनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है ताकि
जो डायमेंशनल फार्मूला है वो mt-2 के इक्वल आए। ठीक है, पहली बात तो हमको लेंथ रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए लेंथ किस किस में आ रही है, एनर्जी में और इसमें वेलोसिटी में आ रही है, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे तभी ये कैंसिल हो पाएंगे। एनर्जी और वेलोसिटी को हमें डिवाइड करना है। अब देखिए वेलोसिटी में तो सिर्फ एक एल है और एनर्जी में कितने एल हैं, 2 एल है, यानी कि वेलोसिटी को अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर एल की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एनर्जी के लिए है m(L2t-2) और वेलोसिटी का स्क्वायर किया तो आएगा एल की पावर 2 और टी की पावर भी 2। ये कैंसिल हो गए हैं, क्या बचा आपके पास mt-2 और t-2 नीचे बच गया। ठीक है, और एनर्जी अपॉन वेलोसिटी तो हो गया। अब टाइम है, टाइम को देखो हम कैसे अरेंज करेंगे। हमें क्या चाहिए, सिर्फ t की पावर -2, सिर्फ इतना चाहिए। ठीक है, हमको इतना सा चाहिए। ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, तो इस t को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, और t की जो पावर होगी वो 2 होगी, तभी तो ये कैंसिल होंगे। देखो बेस सेम होंगे तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, -2 + 2, तो ये कैंसिल होके t की पावर 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर टाइम को स्क्वायर कर दिया है, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर और टाइम का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको देगा डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन के इक्वल। तो आप यहाँ आंसर आएगा आपका EV-2t-2। ठीक है, ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, इसको आप नोट करो। फिर इस थर्ड वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगला सवाल आपके पास, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन डायमेंशनल फार्मूला। देखो यहाँ पर डायमेंशनल आना चाहिए था। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इज, हमें 3 क्वांटिटी दे रखी है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT-2, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1 एंड टाइम के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ t और t की पावर क्या है +1। अब देखिए हमें रिजल्ट में चाहिए मास। ठीक है, हमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को इस तरह अरेंज करना है ताकि सिर्फ मास बचे, लेंथ और टाइम के जो डायमेंशंस है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, पहले देखते हैं मास। ठीक है, मास में m की पावर 1 आनी चाहिए बस। ठीक है, और L 0 होगा और T भी 0। ओके, अब देखिए इन तीनों में मास सिर्फ फोर्स के पास है। ठीक है, इनमें मास नहीं है, तो फोर्स में मास है और मास के यहाँ पर पावर क्या है +1, यानी कि हम मास को न्यूमरेटर में रखेंगे ऊपर की तरफ ताकि जो पावर है मास की वो पॉजिटिव में आए। तो mLT-2। ठीक है, ये फोर्स हो गया है। अब देखिए L और T को हमें कैंसिल करना है। लेंथ किस में आ रही है, वेलोसिटी में आ रही है, टाइम में तो आ नहीं रही है। अब देखिए वेलोसिटी को हम डिवाइड में लिख देंगे फोर्स के, फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी किया हमने, यहाँ से लेंथ कैंसिल हो गया और mT-2, ये t-1 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी और यहाँ पर हमको मिल जाएगा mT-1। ठीक है, ये आ गया है फोर्स अपॉन वेलोसिटी। लेकिन अब भी हमें सिर्फ मास चाहिए था और जो ये टर्म है t-1 ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाने के लिए हमें टाइम को अरेंज करना पड़ेगा अब। ठीक है, mT-1 है, अगर हम इसमें t की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना, जो सेम बेस है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी।
सेम बेस क्या है, t-1 है और एक t+1 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या है, ऐड हो जाएंगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और t की पावर आ जाएगी 0। ठीक है, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ये, और इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, टाइम, यानी कि टाइम की पावर 1। ये टाइम की पावर 1 ही तो है, इसको ही हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये कैंसिल होके रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, मास। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी को डिवाइड किया है और टेम्परेचर सॉरी जो टाइम है इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा मास, और ये मास का डायमेंशनल फार्मूला आ गया है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। ठीक है, तो आप इसको आप कैसे लिखेंगे, एफ वी बाई टी है ना, इसको आप लिखिए एफ वी टी माइनस एफ डिवाइडेड बाई वी है और मल्टीप्लाई में टी है, तो एफ वी -1 टी +1। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा मास का। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।